हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर की 2022 की जो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पेपर है फर्स्ट, पेपर का नाम है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार। तो 3 घंटे का पेपर होगा और ये 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको पास होने के लिए 36 नंबर लाने जरूरी हैं। तो किस इसमें ये डिटेल हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग डिटेल है। अब अपन बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। तो इस पार्ट के अंदर 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल जो पूर्णांक होगा इस पार्ट का वो होगा 20 नंबर। ठीक है, और उत्तर सीमा होगी 20 से 25 शब्द। तो ये 2022 का है, लेकिन अभी जो 2023 की एग्ज़ाम में आपका पेपर आएगा उसमें उत्तर सीमा सिर्फ अधिकतम 20 शब्द होगी। 20-25 नहीं बल्कि 20 शब्द होगी। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 4 प्रतिपादकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए अब। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 4 प्रतिपादकों के नाम हैं गार्नर, लिकोक, गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पोलक। दूसरा जो क्वेश्चन है शक्ति एवं सत्ता के मध्य 2 अंतर का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देखिए, शक्ति एवं सत्ता के मध्य निम्न 2 अंतर हैं। नंबर 1, सत्ता का रूप कानूनी होता है जबकि शक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है। दूसरा है सत्ता का प्रत्यायोजन हो सकता है जबकि शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, मैक्स वेबर ने सत्ता के निम्न 3 प्रकार बताए हैं। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माती सत्ता, तीसरा है वैधानिक सत्ता। तो परंपरागत सत्ता का मतलब है अधीनस्थों द्वारा इसके पालन का आधार परंपरा या प्रथा होती है। दूसरा है करिश्माती सत्ता, अधीनस्थों द्वारा इसके पालन का आधार सत्ताधारी का चमत्कारी व्यक्तित्व और कृतित्व होता है। तीसरा है वैधानिक सत्ता, अधीनस्थों द्वारा इसके पालन का आधार कानून और संविधान होता है। चौथा क्वेश्चन है विधि के शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए अब। विधि के शासन का अर्थ है शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा किया जाता है, और इसमें व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता है बल्कि विधि सर्वोच्च होती है। 5वां क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधक 4 प्रमुख अवरोधों के नाम बताइए। इसका उत्तर आपके सामने है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में 4 प्रमुख अवरोध या बाधाएं निम्नलिखित है। पहला है दोषपूर्ण दल प्रणाली, आर्थिक विषमता, जनता की उदासीनता और भ्रष्टाचार। बाद में 6वां क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का आशय है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना और संविधान के विरुद्ध होने पर उन्हें अवैध घोषित करना। ठीक है, न्यायपालिका की शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो इसको न्यायिक पुनरावलोकन भी बोलते हैं, इसी को न्यायिक पुनर्निरीक्षण बोलते हैं, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का आदर्शवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आदर्शवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, इसको प्रत्ययवाद भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, तो आदर्शवाद की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य साध्य है साधन नहीं, राज्य सर्वशक्तिमान है, राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का उदारवाद के 2 सिद्धांत लिखिए। तो उदारवाद की 2 मान्यताएं या सिद्धांत या विशेषताएं वो देखिए अब आप। तो उदारवाद के कोई 4 सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है मानवीय विवेक में विश्वास, फिर है व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है, फिर है सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना, फिर है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं एग्जाम में 2 विशेषता पूछी जाए, 4 भी पूछी जा सकती हैं। 9वां क्वेश्चन है मार्क्सवाद के 2 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो मार्क्सवाद के
दो प्रमुख सिद्धांतों के बजाय मैंने 4 सिद्धांत दिए हैं आपके एग्जाम में। हो सकता है 2 के बजाय 4 पूछ ले। तो उत्तर देखिए, मार्क्सवाद के कोई 4 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, नारीवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। नारीवाद की 2 विशेषताएं मान लो, चाहे मान्यताएं मान लो, चाहे लक्षण मान लो। तो इसमें 2 पूछे गए, मैंने 4 लिखे हैं ताकि एग्जाम में अगर 4 भी पूछे जाएं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो उत्तर देखिए, नारीवाद की निम्न 4 विशेषताएं हैं। पहली है पुरुष प्रधानता को चुनौती, फिर है लैंगिक समानता पर बल, फिर है नारी शोषण का विरोध, फिर है नारी सशक्तिकरण पर जोर। तो दोस्तों ये तो था पार्ट फर्स्ट। अब आपके सामने है पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड के अंदर ये भी 20 नंबर का होगा और इसमें 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है और उत्तर सीमा दे रखी है 150 शब्द। अब जो 2023 की एग्जाम में आपके पेपर आएगा उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है कि पूर्णांक तो 20 का ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें प्रश्न जो है वो अब कितने आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे और 10 में से आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। एक तो ये चेंज है। दूसरा, जो उत्तर सीमा 150 शब्द दे रखी है, अब 150 शब्द सीमा के बजाय सिर्फ 50 शब्द सीमा के अंदर आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो इस पार्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो व्यवहारवाद के प्रमुख 8 लक्षण या मान्यताएं हैं। पहला है नियमितता। इसका मतलब क्या होता है, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा सत्यापन। सत्यापन का मतलब है कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाए जाए हैं उनका पुनः परीक्षण करके सत्यता की जांच करना। तीसरा है तकनीकी। तकनीकी का अर्थ है अध्ययन के ऐसे साधन जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हों। परिमाणीकरण। इसका अर्थ है संग्रहित तथ्यों, आंकड़ों, विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। मूल्य। मूल्य का मतलब है कि अध्ययनकर्ता जो है वो अपने खुद के विचार, निजी मान्यताएं जो है वो अध्ययन से पृथक रखकर अध्ययन करे। व्यवस्थाबद्धीकरण का मतलब होता है शोध और सिद्धांत में के निर्माण में सामंजस्य होना। और विशुद्ध विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान का मतलब होता है कि ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना जो हमारे वर्तमान समय की समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध हो सके। और एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार अनेक राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है, अतः उनका अध्ययन जो है समग्रता के साथ में किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्य। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में निम्नलिखित अंतर है। पहला है, राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से संगठित होते हैं और उनके संगठन की प्रकृति राजनीतिक होती है, जबकि दबाव समूह संगठित अथवा असंगठित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं और उनके संगठन की प्रकृति गैर राजनीतिक होती है। दूसरा अंतर है, राजनीतिक दल का आकार काफी बड़ा होता है जबकि दबाव समूह का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। तीसरा अंतर है, कोई एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं बन सकता, जबकि वह एक समय में अनेक दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है। चौथा अंतर है, राजनीतिक दल का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है क्योंकि राजनीतिक दलों का संबंध राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं और मुद्दों से होता है, लेकिन दबाव समूह का कार्य क्षेत्र सीमित और संकुचित होता है क्योंकि वे एक वर्ग विशेष के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला अंतर है, राजनीतिक दलों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, जबकि दबाव समूह के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य सत्ता को प्रभावित कर अपने हितों की पूर्ति करना होता है। और लास्ट अंतर है, राजनीतिक दल सामान्य रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दबाव समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण लिखिए। कार्यपालिका की शक्तियों एवं भूमिका में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। देखिए, व्यवस्थापिका का पतन, प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का विकास, शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता, कठोर दलीय अनुशासन, संचार साधनों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय और गृह संकट, सेना पर कार्यपालिका का नियंत्रण। अराजकतावाद का अर्थ बताते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अराजकतावाद का अर्थ देखिए,
अराजकता शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द अनार्किया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन का अभाव। इस प्रकार अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य अथवा शासन का अंत करना चाहती है और एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है जिसमें व्यक्ति किसी भी बाहरी बाध्यकारी शक्ति के अधीन नहीं हो, बल्कि पूर्ण स्वतंत्र हो। अराजकतावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: राज्य का पूर्ण विरोध, मानव के सात्विक गुणों में विश्वास, लोकतंत्र शासन का विरोध, निजी संपत्ति और पूंजीवाद का विरोध, युद्ध एवं साम्राज्यवाद का विरोध, ईश्वर व धर्म का विरोध, केंद्रीकरण का विरोध और एक आदर्श अराजकतावादी समाज की स्थापना का समर्थन। यानी इन्हीं प्रश्नों को निबंधात्मक रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए इनका उत्तर आपको पता होना चाहिए। आप ये न सोचिए कि 2022 में आ गए तो 23 में इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 50 शब्द सीमा वाले प्रश्न को जो है निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको 50 शब्द सीमा वाले प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और पार्ट तीसरा जो है इसके अंदर 60 नंबर का पूर्णांक होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 नंबर का होगा, ठीक है। और आपको कितने करने हैं? 3 प्रश्न करने हैं। अब इसमें पुराना वाला जो पैटर्न है, इसमें देखो सेक्शन ए इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, सेक्शन बी इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं और सेक्शन सी इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से टोटल कितने प्रश्न हो गए? 6 प्रश्न हो गए और 6 में से आपको कितने करने हैं? 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है। लेकिन अब जो नया पेपर आएगा 2023 में, इसमें क्या किया गया है? सेक्शन जो है वो 5 कर दिए गए हैं, 3 के बजाय सेक्शन 5 कर दिए गए हैं। तो प्रत्येक सेक्शन से 1 क्वेश्चन आएगा और टोटल जो है वो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। और 6 क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो वो 20 नंबर का आएगा। इस प्रकार से टोटल 60 नंबर का ये भाग होगा। तो इनके उत्तर भी मैं आपको जो है अगले वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर को विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके और भी पीछे के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर आऊँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।